पिछले क्लास में हमने ग्लोबलाइजेशन खत्म किया। अब आपके पास मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में लाया गया, उसके बाद ये तीन क्षेत्र की बात किया हमने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों में क्या गवर्नमेंट ने परिवर्तन लाया, उसका चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, जिसकी वजह से इसको हम LPG भी कहते हैं, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा एक चीज और हुआ, चौथा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत जो चेंजेस आया, उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो आप पहले समझिए कि आउटसोर्सिंग है क्या। आउटसोर्सिंग रेफर टू contracting out some of its activities to a third party. This is the key word, third party, which were earlier performed by the organization. जब हमारा काम कोई तीसरा व्यक्ति करे, उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। अब एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको समझाऊंगा। पहले तो आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि सीधे सीधे किसी भी काम को, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम किसी तीसरे पार्टी को देते हैं, वो दैट मीन्स कि आउटसोर्सिंग, बाहर से जो हम सोर्स ले रहे हैं उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी। हम अपनी एक्टिविटीज को जो कराने के लिए हम थर्ड पार्टी को लेते हैं, बाहर से कोई सोर्स लेते हैं, टू ए थर्ड पार्टी। किस नाम से जान रहे हैं यहाँ पे? थर्ड पार्टी के नाम से। विच वेयर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो काम जो करती है जो थर्ड पार्टी, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रही है, दैट मीन्स इज ए आउटसोर्सिंग। इट्स क्लियर? अगेन आई रिपीट, आउटसोर्सिंग रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू ए थर्ड पार्टी विच वेयर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। आइए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन पे आता है कि आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द मेन आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक हमारी इकोनॉमिक क्रांति लाने में और ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत अगर हम कहें तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि ट्रेड पे से सब चीजें नियंत्रण गवर्नमेंट ने हटा दिया, जिसके वजह से पूरे विश्व में हम अपना व्यापार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पा रहे थे। उसमें एक पार्ट आपका आउटसोर्सिंग का भी है, जो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक के रिफॉर्म में, एक इकोनॉमिक में बहुत बड़ी क्रांति लाई। तो इसी को कह रहा है कि आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द, इसमें क्वेश्चन से एक नंबर में आता है कि ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत कौन ऐसी चीज थी जो बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाया। तो मेन उसमें नाम आता है आउटसोर्सिंग का, जिसका जो आपका काम, जो बाहर से जिसको रिसोर्स आप ले रहे हैं, जो आपके काम को, जो आपकी एक्टिविटीज को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम को करता है। It has intensified in recent time because of growth of communication। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में देखा जाए तो IT सेक्शन है। देखिए, सेक्टर मेनली IT लिखा भी हुआ है। ये IT सेक्टर क्या होता है? जनरली हमारा काम, हम किसी IT सेक्टर को हायर करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस आउटसोर्स को हम लेते हैं और उस काम को हम बड़े कम समय में कर पाते हैं। तो इट इज ए गुड एग्जांपल फॉर आउटसोर्सिंग। The IT sector is very helpful for us. India has become a favorable destination of outsourcing because of, अब इसमें क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं कि इंडिया में अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें तो ये हमारे लिए बड़ा फेवरेबल है। अब क्यों फेवरेबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आउटसोर्सिंग हमारे इंडिया इकोनॉमिक में या हमारे इकोनॉमिक को बढ़ाने में इनका क्या योगदान है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री इन इकोनॉमी। तो पहला जो है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। हमारे यहाँ क्या है? स्किल्ड मैन पावर है, इसलिए ये आउटसोर्सिंग हमारे यहाँ से ले जाते हैं और अपने को यूज कर रहे हैं। तो दैट मीन अवेलेबिलिटी, इसलिए ये हमारे लिए फेवरेबल है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर ज्यादा है, इसलिए ये हमारे लिए बड़े फेवरेबल है। दूसरा, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। जब कोई बाहर के सोर्स, फॉरेन कंट्री, अगर हमारे यहाँ कोई इस तरह की चीजें करता है, कोई आउटसोर्सिंग को हेल्प करता है, तो गवर्नमेंट भी उसकी मदद करती है। उसको ऐसी अपनी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि हाँ आप आइए, ऐसा आप अपना ऐसा काम करिए, मैं आपको टैक्स कंसेशन दूंगा।
मैं टैक्स में आपको रिलैक्स करूंगा। तो इस तरह की चीजें जब गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिलती है तो क्या होता है, ये फेवरेबल है, गवर्नमेंट भी उसको फेवर करती है। लो वेज रेट एंड चीप लेबर, अब कोई आउटसोर्स कंपनी जो है हमारे पास, अगर हमारे यहाँ क्या उसको कम रेट पे लेबर भी मिल रहा है और चीप लेबर भी मिल रहा है और रेट भी कम मिल रहा है, कम पैसा देना है और अच्छी चीज मिल रही है, तो इसलिए हमारे लिए फेवरेबल है। जैसे एग्जांपल आप सबसे बड़ा समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन अमेरिका की कंपनी है, तो वो भी अपनी टीवी बनाती है या कोई कंप्यूटर बना रही है, कोई बड़ा फ्रिज बना रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां के सभी लोग उससे सेटिस्फाई होंगे, कुछ तो उनसे अनसेटिस्फाई होंगे, उनके प्रोडक्ट को लेके, उनके प्रोडक्शन को लेके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके। तो वो किसको करेंगे, पब्लिक तो पब्लिक, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर अपना सीधे से सीधे अटैक किस पे करेगा, मैन्युफैक्चरर पे करेगा, प्रोड्यूसर पे करेगा। तो वो प्रोड्यूसर क्या करता है, वो गाली खाने के लिए तो बैठा नहीं है, वो कहेगा कि मैं इसको अटेंड नहीं करूंगा। वो क्या करता है, वो एक अपना एक आउटसोर्सिंग लेता है। जैसे इंडिया में आउटसोर्सिंग, बीपीओ का नाम सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे उसमें 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी पे हमारे एम्प्लॉय को रखेगा और उनका काम केवल है क्या, वो डायरेक्ट जिसकी भी जो कोई प्रॉब्लम होगी वो इस आउटसोर्सिंग कंपनी के व्यक्ति से बात करेगा, अपनी प्रॉब्लम करेगा, जो भी दे उसको भड़ास निकालना है तो ये करे। तो अपने काम से आसान करने के लिए या उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होने के लिए जो आउटसोर्सिंग जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं, अपने आउटसोर्सिंग के लिए इस तरह के हायर करते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा एग्जांपल बताया कि यूएस का कोई टीवी बन रहा, सब लोग अपनी चीजों को अगर सेटिस्फाई, कुछ लोग नहीं सेटिस्फाइड है, तो वो क्या करता है, हमारे इंडिया में आउटसोर्सिंग कहा कि जिसको जो बात करनी है आप इस बीपीओ से बात करिए, अपनी समस्या बताइए। और हमारे यहाँ क्या ऐसे लोगों को ट्रेन किया था, उसकी अंग्रेजी की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का आदमी अगर कंप्लेन करेगा तो हिंदी में तो करेगा नहीं, तो उसके लिए उसको इंग्लिश जरूरी है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बना के क्या होता है, उनको हायर करते हैं, उनको इंग्लिश उनकी अच्छी, उनको अपॉइंट करते हैं और वो ये सब चीजें अटेंड करते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में इसका मतलब ये हुआ कि ये आउटसोर्सिंग किसके काम आ रही है, उस कंपनी के लिए, उस उद्योगपति के लिए, उस इंडस्ट्रीज के लिए, कि आप बीपीओ बैठा दिया, अब सारी समस्या, ये गाली खाएं, ये डांट, जो भी उनकी प्रॉब्लम है सुने, अब इससे माध्यम से उनके पास जाएगा। तो ये चीजें, इस तरह की चीजों को काम इस आउटसोर्सिंग के तहत किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पांचवा जो रिफॉर्म में बड़ा परिवर्तन आया, एलपीजी पढ़ लिया, आउटसोर्सिंग पढ़ लिया, अब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में हम WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व के साथ जो व्यापार करने की जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरली एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ, जिसको पहले हम गैट कहते थे, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन, G फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट, T फॉर ट्रेड एंड T फॉर टैरिफ, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो आज हमारे पास WTO के नाम से जानते हैं, इसको पहले गैट के नाम से जानते थे, GATT, वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ग्लोबल ट्रेड। इसका भी मकसद यही था कि पूरे विश्व में इसका व्यापार, विश्व के साथ व्यापार किया जा सके। ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1948, शुरुआत इसकी 1948 में 23 कंट्री के साथ स्टार्ट हुआ। जो आज हम WTO की बात करते हैं, तो अब तो और संख्या बढ़ गई, लेकिन इसके पहले जब हमारा जो व्यापार होता था विश्व के साथ, जो ग्लोबलाइजेशन था ट्रेड के क्षेत्र में, उसमें 23 कंट्री ने शुरुआत की, जिसको हम गैट के नाम से जानते हैं, इन 1948। ये कभी कभी कंट्रीज और डेट पूछा जाता है। WTO was founded in, और 1995 में इसके बाद WTO की एस्टेब्लिशमेंट हुआ एज ए सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द गैट। गैट के जगह पे WTO को लाया गया 1995 में। इसके पहले गैट के नाम से चलता था, जनरल अवेयरनेस ऑफ टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ। द WTO एग्रीमेंट्स लवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विस। इसने क्या किया, इसका WTO का जब आया तो इसका एग्रीमेंट किस, केवल गुड्स पे नहीं था, सर्विसेज पे भी। इसीलिए इसको कहा जाता है द WTO एग्रीमेंट लवर ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों चीज में इसने अपना रोल अदा किया। कैसे किया, अब इसको देखिए। एट प्रेजेंट देयर आर 164 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ WTO। आज के डेट में 164 कंट्रीज जो हैं, जो हमारे WTO के मेंबर्स हैं। एंड ऑल द नंबर कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अबाइड ऑफ लॉ एंड पॉलिसी ऑफ WTO। और ये जितने कंट्री हैं, ये सब अपने मन से व्यापार नहीं करेंगे, उसके लिए कानून बना है,
इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लॉ बनाया है जिसको फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO। क्लियर? अब अगर जब WTO का एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो WTO काम क्या करेगा? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ WTO? तो पहला क्या करेगा वो? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। यहां देखिए बायलैटरल और मल्टी। बायलैटरल का मतलब कि जब दो कंट्री के बीच में हो रहा, और मल्टी के मतलब कि सारी कंट्री के साथ हमारा जब व्यापार हो रहा है, दैट मीन्स इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार हो रहा है बायलैटरल और मल्टीलैटरल, थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ टैक्स बैरियर। टैरिफ जो उस पे बैरियर लगा था उसको हटा दिया गया। पहला WTO ने ये कहा कि टैरिफ के रूप में या नॉन टैरिफ के रूप में जो भी बैरियर लगे थे, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे थे, WTO ने बायलैटरल और मल्टीलैटरल के क्षेत्र में, चाहे वो सारे कई देशों से हम व्यापार कर रहे हैं, चाहे हम दो कंट्री के बीच में व्यापार कर रहे हैं, वो WTO ने क्या किया? टैरिफ और नॉन टैरिफ का जो बैरियर्स था उसको हटा दिया। टैरिफ मतलब होता है टैक्स। टू एस्टेब्लिश ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइन, इसके आधार पर उन्होंने क्या बनाया? एक रूल बनाया, एक नियम बनाया कि व्यापार करना कैसे। टू इनलार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस आधार पर क्या हुआ? कितने स्तर पे आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, नॉट फॉर ओनली गुड्स, सर्विस को भी। ये दोनों चीजों का ख्याल रखा WTO ने। और चौथा अगर हम बात करें WTO को एस्टेब्लिश करने का, WTO करता क्या है? ये चार चीज मैंने तीन बताया। चौथा जो है कि हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, पूरे विश्व का जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से यूटिलाइज करना, ये WTO का काम है। WTO ये काम करता है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हमारे यहाँ का रिसोर्स दूसरे कंट्री में भी काम आए, दूसरे यहाँ कंट्री का रिसोर्स हमारे कंट्री में भी। तो ये कौन काम करता है? ये WTO अपना रोल अदा करता है कि पूरे विश्व का जो भी रिसोर्सेस है उसको अच्छी तरह से ऑप्टिमम, मैक्सिमम जितना हो सके हम उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाए। और पांचवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, WTO का काम है कि अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना। कोई ऐसी चीजों को ना हम ज्यादा ये करें जिससे कि हमारा एनवायरमेंट हमारा डिसबैलेंस हो जाए। तो ये पांच चीजें लिखने को आएगा कि WTO करता क्या है, फंक्शन क्या है इसका। तो पहला है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, थ्रू किसके माध्यम, क्या उसने पहले जो नियम थे, जो रिस्ट्रिक्शन लगे थे, जो बैरियर लगे थे टैरिफ पे और नॉन टैरिफ पे, उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। टू एस्टेब्लिश ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग रीजन, उन्हें एक नियम के तहत व्यापार करने का एक कानून बनाया। टू इनलार्ज प्रोडक्शन ऑफ, ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बने और सर्विस ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किया जा सके। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, पूरे विश्व के जितने भी रिसोर्सेज है उसको ज्यादा से ज्यादा उसको यूज किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। और सबसे आखिरी में जो है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, अपने वातावरण को भी प्रोटेक्ट करना, ये WTO का फंक्शन है। चलिए ये हो गया। शुड इंडिया बी ए मेंबर ऑफ WTO? अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्या भारत भी WTO का मेंबर होगा? व्यू दैट देयर इज नो यूज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू बी ए मेंबर ऑफ WTO। ये ऐसा व्यू है, देयर इज नो यूज ऑफ डेवलपिंग, इसमें केवल डेवलप्ड कंट्री, अकॉर्डिंग टू देम मेजर वॉल्यूम of international trade occurs among the developed nation only, and developing countries are being cheated as they are forced to open up their market for developed countries and are not allowed access to market of developed country। ये देखिए इसका आंसर यही लिखेंगे, फिर से पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 नंबर में आता है कि क्या इंडिया भी WTO का मेंबर हो सकता है? सम स्कॉलर, कुछ लोगों का, कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है, उनका व्यू है कि देयर इज नो, मतलब डेवलपिंग कंट्री का कोई रोल नहीं है WTO में। ये कुछ स्कॉलर का कहना है। अकॉर्डिंग टू देम, क्यों? मेजर वॉल्यूम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशन, उनका कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे केवल विकसित देशों का ही जरूरत है। एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड, उनका कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो चीट करती है, इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। एज दे आर फोर्स्ड टू ओपन अप देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्री, ओपन, उनके लिए क्या हुआ, वो दबाव डालती है कि मार्केट में उनका रोल हो।
दे आर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्री एंड आर नॉट अलाउड एक्सेस टू मार्केट ऑफ डेवलप्ड, और इसलिए उनको इस चीज के लिए खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये आंसर आप लिखेंगे ए और बी। मेजर वॉल्यूम क्यों नहीं उसका मेंबर हो सकता है, तो मेजर वॉल्यूम, और दूसरा है कि डेवलपिंग कंट्री, क्या उनका कहना है कि वो चीटेड है, मतलब वो चीटिंग कर सकते हैं, मतलब वो दबाव डाल सकते हैं, और हमारे इससे क्या होगा कि ये एक्सेस डेवलप कंट्री के अंदर नहीं मिलना चाहिए। अब दूसरा एक सवाल आता है कि जो एलपीजी बनी है, 6 नंबर में अकेला क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी को अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी को कितने लोग अप्रिशिएट किया। तो इनके फेवर में की बात करेंगे तो कुछ फेवर की आर्गुमेंट्स है, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने से एलपीजी का निर्माण हुआ। तो आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म पे कुछ लोगों के आर्गुमेंट्स थे इनके फेवर में। तो पहला चीज आप देखिए कि इसके आने से एलपीजी के आने से इकोनॉमिक्स रिफॉर्म जब आया 1991 में, तभी तो आपके एलपीजी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसके आने से इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या तरक्की हुई, क्या इसमें चेंजेस आए, इसकी बात कर रहा है। तो इसी को अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज कहते हैं। देखिए, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस एलपीजी के आने से इकोनॉमिक रिफॉर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुआ, इसका डेटा हम बता रहे हैं। ग्रोथ इन जीडीपी वाज, जब हमारी जीडीपी 5.6 थी ड्यूरिंग 1980 और 90 के बीच में, 1980 से लेकर 1990 के बीच में हमारे जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो 5.6% था, क्योंकि 91 के बाद ही इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। तो उसके पहले का ये स्टेटस है ड्यूरिंग 2018 और 19। इसके बाद अगर 2018-19 का जब डेटा लिया गया तो ये हमारी जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ये बढ़कर 7.2% हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि ग्रोथ हुआ। भाई 80 के दशक में 5.6% हमारी जीडीपी थी, और 2018-19 के दशक में हमारी जीडीपी बढ़ के 7.2% हुआ। तो क्या हुआ कि ये हमारी जीडीपी का ग्रोथ है। तो इसी को कहा कि इंक्रीज इन रेट ऑफ, कैसे हो पाया, ये एलपीजी के आने से इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये परिवर्तन आया। दूसरा, ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये जो रिफॉर्म पीरियड में अब आपको सेक्टर को डिवाइड कर रहा है, ये किस किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई। अभी तो ओवरऑल की बात किया कि इंडियन की इकोनॉमिक में हमारे जो जीडीपी 5.6% था 1980 के पीरियड में, 2018-19 में 7.2% ग्रोथ किया। तो ये तो ओवरऑल की बात होगी। लेकिन अब इसको हम बाइफरकेट करेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ग्रोथ किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना ग्रोथ किया, और टेरिटरी सेक्टर में हमारा कितना ग्रोथ किया। तो अब इसकी बात कर रहे हैं कि इस रिफॉर्म के आने के समय, ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डिक्लाइन, ये देखिए वर्ड है डिक्लाइन, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा थोड़ा पीछे गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्लक्चुएट हुआ, कभी ऊपर हुआ कभी नीचे हुआ, इस तरह का फ्लक्चुएशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता रहा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे हुआ। वेयर एज द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, इसमें फायदा सबसे ज्यादा क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर गोन अप। दिस इंडिकेट दैट द ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। ये डेटा यही शो करता है कि एक्चुअल जो चेंजेस आया, एक्चुअल जो ग्रोथ हुआ, अगर हम बाइफरकेट तीनों सेक्टर को कर रहे हैं तो जनरली अगर हम इसमें इस डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा फायदा सर्विस सेक्टर को हुआ, सबसे ज्यादा कम किसको हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर को। इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ्लक्चुएट हुआ, कभी ज्यादा हुआ कभी कम हुआ, इसका उतार चढ़ाव होता रहा, लेकिन सर्विस सेक्टर लगातार बढ़ता गया। तो अगर आपसे ये पूछे कि इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में कि आने से जो हमारी ओवरऑल, तो कहता है कि इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ की 5.6 से 7.2 हो गया, लेकिन अगर हम सेक्टर की बात करें, इंडिविजुअल हम उस पीरियड की बात करें, तो इस सेक्टर में कहां कहां के क्या ग्रोथ हुआ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो डिक्लाइन हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएशन, देखिए वर्ड दिया हुआ है डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, फ्लक्चुएशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड गोन अप, ग्रोथ ऑफ सर्विस इज गोन अप, ये बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए जनरली जो ग्रोथ हुआ वो सर्विस सेक्टर में हुआ, ये हुआ। देखिए मैंने इस चीज को, ये क्या हुआ, दबाव ऐसा बनता गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन होता, मतलब ये जो था ऐसे हो गया, डाउन होता गया, देखिए ऐसे आरो किया है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है ये क्या हुआ, ये ग्रोथ किया। क्लियर।
दूसरा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप देखिए, पहले क्या था, आपने पहला पढ़ा था कि हमारे पास कोई फॉरेनर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने से ही तो ये हुआ कि 51% फॉरेनर भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, हम अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी रिस्ट्रिक्शन जब हटा दिया गया तो क्या हुआ कि हमारी जब फॉरेनर जब हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो हमारी इनकम बढ़ी। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर क्या किए कि अपना इन्वेस्टमेंट इनके इस पॉलिसी के अंतर्गत ये फॉरेनर इन्वेस्टमेंट बढ़ा। द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमिक हैज लेड टू रैपिड इंक्रीज इन जिसको हमने एफडीआई और एफआईआई कहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेस्ट दूसरा आपको कहा था मैंने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए मैंने इसको लिखा भी है, फॉरेन डायरेक्ट कर सकता है 51%, पहले तो बिल्कुल अलाउ नहीं था, लेकिन अब 51% फॉरेनर अपने यहां डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है, और इनडायरेक्ट रूप में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है कि अगर उस पे जैसे शेयर है, म्यूचुअल फंड है, इस तरह चीजों में भी अपना फॉरेनर इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसका भी एक डेटा दिया हुआ है कि जब क्या इंक्रीज हुआ, जब इंक्रीज यूएस डॉलर जो हमारा 100 था, 100 मिलियन 1990 में हमारा जो यूएस डॉलर था 100 मिलियन था, जो बढ़कर क्या हो गया 73.5 बिलियन हो गया 2014-15 में। तो आप देखिए कि हमारा, अब आप यहां देखेंगे कि 100 और यहां 75 है तो कम हुआ, लेकिन आप इधर देखिए ना, डॉलर मिलियन की बात कर रहा, मिलियन से बड़ा क्या होता है, बिलियन होता है। तो यानी कि पहले हमारा यूएस डॉलर 100 मिलियन था, अब हमारा बढ़ के 73.5 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये हमारा 2014-15 का ग्रोथ, यानी कि 90 से लेके 91 से लेके जो आपके उधर 10 साल, मतलब 10 और 25 साल का ये डेटा इतना ग्रोथ हुआ कि हम इस पोजीशन पे पहुंच गए। तो इससे फायदा हुआ। चलिए, तीसरा क्या फायदा हुआ, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इसके वजह से क्या हुआ कि एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ा। पहले हमने आपने पिछला चैप्टर में पढ़ा था कि स्थिति ये हो गई थी कि हमको हमारे पास डॉलर केवल कितना रह गया था, केवल 2 सप्ताह तक का पैसा रह गया था एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। तो ये स्थिति हो गई थी जिसकी वजह से हुआ कि अभी हमें उधार लेना पड़ जाता। तो इससे क्या हुआ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े। देयर हैज बीन एन इंक्रीज in foreign exchange reserve from about US 6 billion in 1991 to about US $321 billion, 6 बिलियन से बढ़कर 2014-15 में 321 बिलियन डॉलर हो गया ये हमारा रिजर्व जो थे। तो ये कब कैसे हो पाया, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने से ही हो पाया। नहीं तो पहले तो रिस्ट्रिक्शन था कि हम उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनका पैसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारा उनके यहाँ नहीं जाएगा, हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे। तो ये सब नियंत्रण हटाने से, ये सब रिस्ट्रिक्शन हटाने से ये क्या हुआ, देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे बढ़ गए। जो पहले हमारा 1990 में 90-91 में जो हमारा 6 बिलियन डॉलर था, अब हमारा 321 बिलियन डॉलर बढ़ के हो गया 2014-15 में। चौथा क्या परिवर्तन आया, राइज इन एक्सपोर्ट। अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड इंडिया एक्सपीरियंस्ड कंसिडरेबल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल। ये देखिए, ये सारा एक्सपोर्ट अब हम करने लगे इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने से, इस एलपीजी के आने से। राइज इन एक्सपोर्ट, अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, हमारी चीजें भी बाहर कंट्री में जाके सेल होने लगी। तो इंडिया एक्सपीरियंस किसमें हो गया, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ऑटो पार्ट्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, आईटी सॉफ्टवेयर में और टेक्सटाइल में। कहां हमारा 50 से पहले का जो दशक था, हमारे यहाँ अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म ही कर दिया। तो आज के डेट में इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने से ही हम अपने एक्सपोर्ट को करने लगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे और हर फील्ड में करने लगे। ऑटो पार्ट्स में भी करने लगे, इंजीनियरिंग गुड्स में भी करने लगे, आईटी सॉफ्टवेयर में भी हम एक्सपोर्टर हो गए और टेक्सटाइल में भी हम एक्सपोर्टर हो गए। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म से एक और परिवर्तन आया, इन्फ्लेशन में भी कहीं ना कहीं अपना ये रोल अदा किया। कंट्रोलिंग, जो महंगाई बढ़ रही थी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टैक्स रिफॉर्म एंड अदर रिफॉर्म हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये जब प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारे टैक्स भी तो चीजों को कहीं ना कहीं अपना रोल अदा किया, जिसके वजह से कंट्रोल हुआ हमारी महंगाई, इन्फ्लेशन। तो ये भी एक चेंजेस आया। तो ये 5 और छठा जो है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो पहले सारी चीजें पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत थी, अब वो प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज किया, रोल इसका बढ़ा।
उन्होंने क्या कि लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, एबोलाइज्ड कर दिया। एबोलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर की जो एंट्री बैंड थी उस चीज को उन्होंने रिमूव कर दिया, उनको अलाउ कर दिया, उन पे से नियम हटा दिया, और इससे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा एक्सपेंड कर पाया। केवल इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने की वजह से, इस एलपीजी के आने की वजह से, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये चेंजेस आए। तो आप इसमें 6 पॉइंट लिखेंगे, 6 पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 3 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आए, जैसे भी आए आप इसको लिख सकते हैं कि फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या क्या चेंजेस आए। तो पहला आप लिखेंगे इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा आप लिखेंगे इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तीसरा आप लिखेंगे राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, चौथा आप लिखेंगे राइज इन एक्सपोर्ट, और पांचवा लिखेंगे कंट्रोल इन इन्फ्लेशन, और छठा जो है इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो इतने चेंजेस हुए जिसको आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 6 में 6 पूरा नंबर दे देगा। अब कुछ चीजें अगर अप्रेशल होती है तो कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है। तो कुछ एलपीजी के जो थी उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी था, इसको लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। क्या किया? कहा कि इसके आने से फायदा तो आप अपना करें, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है? तो इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से ओवरऑल तो आपको दिख रहा है कि ग्रोथ किया, इकोनॉमिक ग्रोथ की, सेक्टर की बात करें तो एक सेक्टर में उतार चढ़ाव रहा, एक सेक्टर में थोड़ी सी कमी रही, डिक्लाइन रहा, लेकिन सर्विस सेक्टर ग्रोथ किया। लेकिन उसी तेजी से कह रहे हैं कि इसको जो क्रिटिसाइज जो किया गया, बताया कुछ स्कॉलर ने कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, इससे बेरोजगारी भी बढ़ी। आपने देखा होगा 90-91 के बाद में काफी खूब तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ। थ्रू द जीडीपी ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज, जीडीपी तो बढ़ रहा है इस रिफॉर्म पीरियड में, बट सच ग्रोथ फेल टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन यहां पे एम्प्लॉयमेंट देने के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में ये चीजें जो थी इस इकोनॉमिक रिफॉर्म से फेल हो गया, जिसको हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। जीडीपी हमारा बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है क्या है, ये तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा। तो इसलिए इसको पूछा जाता है कभी कभी कि ऐसे बेरोजगार ऐसे ग्रोथ को कैसा ग्रोथ कहते हैं, जहां पे कि जीडीपी तो बढ़ रहा लेकिन हमारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो इसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो एक क्रिटिसाइज ये इन्होंने ये किया कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। आप देखिए एग्रीकल्चर को कैसे नेग्लेक्ट किया गया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज neglected the agriculture sector as compared to the industries and service sector। अब यहां पे देखिए कुछ चीजें, इसको आगे पॉइंट भी दिया हुआ है कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अगर कंपेयर में देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। कैसे? जब गवर्नमेंट क्या करती थी कि जब गवर्नमेंट, जब पब्लिक सेक्टर जब सारा काम कर रही थी तो उसका उनका दो भी मोटो था, केवल प्रॉफिट कमाना नहीं था, उनका एक सोशल वेलफेयर भी एक मोटो होता था। लेकिन अगर जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो लोगों को भला करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, वो अपनी प्रॉफिट की बात करेगा। तो यहां पे क्या हुआ कि जब एक रीजन ये हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का पिछड़ने का, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंपेयर करें तो रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब सरकार अपने अंडर में ये काम पब्लिक सेक्टर करती थी तो सरकार बहुत सी चीजों को किसानों को ध्यान में रखते हुए बहुत से निर्णय लेके उनको सुविधाएं देती थी। उनको खाद में सब्सिडी दे दिया, देखिए आगे दिया, सब्सिडी दे दिया, या अगर सूखा पड़ गया तो उनके कर्ज या उनके लोन को माफ कर दिया। तो इस तरह की सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर तो देगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने तो अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है कि हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो एक रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था, जो के ना होने से, हट जाने से, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का पिछड़ा होना माना गया। रिमूवल ऑफ सब्सिडी, अब सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया, ये कारण रहा। ड्यू टू लिबरलाइजेशन, अब लिबरलाइजेशन के आने से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो जिसके पास खूब पैसा है, सब कुछ है, तो वो तो सरवाइव कर गए, लेकिन गरीब किसान तो वहां पे क्या हुआ, वो उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया। अब उनके लिए एक प्रॉब्लम आई जिसके वजह से वो पिछड़ गए, उनके पास पैसा नहीं, तो वो कंपटीशन में ऐसे ही पिछड़ जाएंगे। शिफ्ट टुवर्ड्स, अब
कैश क्रॉप। अंग्रेजों ने भी क्या किया था कि जब हम केवल अपने कंज्यूम करने के लिए क्रॉप्स उगाते थे तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि अब आप कैश क्रॉप करो। कैश क्रॉप उगाने का क्या पर्पस था? उसका पर्पस था कि हम अधिक से अधिक हम मनी अर्न करें, हम उसको वो सेलिंग के माध्यम से यानी बेचने को ध्यान में रखते हुए कैश क्रॉप्स को उत्पादन किया। तो ये हमारी जो हमारा जो फूड क्रॉप था वो क्या शिफ्ट किसमें हो गया? कैश क्रॉप में हो गया। अब देखिए, क्योंकि जब हमको पैसा कमाना उद्देश्य है तो हम ऐसे प्रोडक्ट को उत्पादन करेंगे जिससे मुझे मनी आए। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी इन एग्रीकल्चर, जब ये पॉलिसी बन गई कि हमें एक्सपोर्ट करना है तो लेड टू राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। अब सब लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर और इस सब में चले गए, उनकी मजबूरी होगी, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो क्या हुआ कि फूड ग्रेन ही महंगा हो गया। जब चीजें उत्पादन कम होगा तो उसकी महंगाई तो बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी के बनने की वजह से ये चीजें एग्रीकल्चर क्या हुआ, अब जो लोग उसमें किसान में खेती काम करते थे क्योंकि अब उनको वहां पे सारी सुविधाएं ये सब नहीं मिल रही है। अब उसको गवर्नमेंट वहां से अपना पब्लिक सेक्टर से हटा लिया, सब्सिडी देना खत्म कर दिया, लिबरलाइजेशन आ गया तो कंपटीशन बढ़ गया और जो हमारी फूड क्रॉप था वो कैश क्रॉप में कन्वर्ट हो गया। तो किसान उत्पादन करे कैसे? क्योंकि उसके लिए तो वो चीजें महंगी, वो तो एडजस्ट ही नहीं कर सकता था। तो वहां पे जब उन्होंने खेती कम होने लगी तो क्या हुआ, वो फूड ग्रेन्स जो है महंगे हो गए। तो यहां लिखा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी इन एग्रीकल्चरल लेड टू राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब वहां पे कमी हो गई। देखिए, अब यहां फूड ग्रेन्स है और ये कैश क्रॉप्स है। जब ये बढ़ता जाएगा तो ये कम होता गया, जिसके वजह से महंगाई, कुछ चीजों का दाम बढ़ गया। तीसरा, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड टू स्लो डाउन ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या धीरे क्यों हो गया? चीपर इंपोर्टेड गुड्स दैट रिप्लेस डिमांड डोमेस्टिक गुड्स। चीपर इंपोर्टेड गुड्स दैट रिप्लेस, जो सस्ती चीजें जो इंपोर्ट हम करते थे उसकी डोमेस्टिक गुड्स की क्या चीजें, उसके जगह डोमेस्टिक गुड्स की रिप्लेसमेंट हो गया। एक रीजन ये हुआ। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक पावर सप्लाई एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर सप्लाई की कमी, ये रीजन रहा। नॉन टैरिफ बैरियर बाय डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए। अब नॉन टैरिफ जो बैरियर्स थे डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए है, ये क्या था? ये नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए। जब ये सब नॉन टैरिफ लगा दिया गया यूएसए के द्वारा तो प्रॉब्लम आया, लिमिट कर दिया। लिमिट प्रोडक्ट सेल, नॉन का मतलब है कि अब लिमिट कर दे, इससे ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉन टैरिफ जब लगा देंगे तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो नॉन टैरिफ बैरियर बाय डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, ये नॉन टैरिफ का मतलब होता है लिमिट प्रोडक्ट सेल, हम इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, कोटा लिमिट कर दिया। तो ये एक रीजन रहा। तो इतनी बात आपको फिर से मैं इसको कह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आए आपको कि क्रिटिसाइज कितने लोगों ने क्या किया, तो क्रिटिसाइज इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को ये किया कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी, एग्रीकल्चर को सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। तीसरा, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, उसकी धीमी गति से उसका ग्रोथ हुआ। और नॉन टैरिफ बैरियर जो बना है इसमें, सॉरी, इसका 3 पॉइंट दे दिया गया। तो ये 3 चीज आप लिखेंगे इसके आंसर में जब अगर आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे कि इसकी इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या थी, इसके और इनइफेक्टिव टैक्स, स्प्रीड ऑफ कंज्यूमर और अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ये 4 पॉइंट हम आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इस फील्ड में क्या क्या परिवर्तन आए। इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी और स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म और अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ये 4 पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।